न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। आकाश आनंद को फिर से बड़ी जिम्मेदारी देने पर बोली मायावती। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ताकत सभी ने देखी, बोले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा। देश के 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना का कहर, एक सप्ताह में 1200% मरीज बढ़े। तो खबरें विस्तार से। आकाश आनंद को फिर से बड़ी जिम्मेदारी देने पर बोली मायावती। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद की वापसी और पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के फैसले का एक बार फिर बचाव किया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए उम्मीद जताई है कि आकाश आनंद बाबा अम्बेडकर और काशीराम के सपनों को पूरा करने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा है कि देश में बीएसपी बहुजन हित की बात करने वाली अकेली अम्बेडकरवादी पार्टी है और पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने और उनकी ओर से पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की भी परंपरा है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को लेकर उम्मीद जताते हुए कहा है कि पार्टी को उम्मीद है कि अब आकाश आनंद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के आत्मसम्मान के कारवा को आगे बढ़ाने तथा उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता और जी जान से निभाएंगे। साथ ही पार्टी को अवसरवादी तौर स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं है। इससे पहले मायावती ने अपने पोस्ट के जरिए कहा कि नए डीजीपी के सामने यूपी में कानून का राज बहाल करने की बड़ी चुनौती होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ताकत सभी ने देखी, बोले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को राजधानी दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आत्म मानववाद व्याख्यान के 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय स्मारक संगोष्ठी को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत स्वदेशी के दम पर आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। ये सब सपने पंडित दीनदयाल ने देखे थे जो अब साकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हम सभी लोगों ने ब्रह्मोस की ताकत सबने देखी। नड्डा ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय 3 in 1 थे। कोई व्यक्ति लीडर होता है, कोई विचारक होता है, कोई संगठनात्मकर्ता होता है, लेकिन उनके अकेले के अंदर ये तीनों क्वालिटी थी। हमने हासिल की। ऐसे हमारे आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी, हमारे साथी अनिर्बान गांगुली जी, हमारे प्रभात प्रकाशन के मित्र प्रभात कुमार जी, सुमित भसीन जी, हमारे सभी यहाँ उपस्थित नॉलेज पार्टनर्स, सांसदगण, विधायकगण और हमारे जिसे हम कहते हैं कि अध्यात्म से लेकर के अध्ययन करने वाले ऐसे प्रेमी सज्जन वृंद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। गुरुमूर्ति जी के वैलेडिक्टरी फंक्शन के बाद कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने परिपूर्णता में सारी बात हम सबके सामने रखी है। लेकिन मैं सबसे पहले तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन TPRC, एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान और प्रभात प्रकाशन, इनको बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास किया है कॉमेमोरेटिव सेमिनार करके, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। और उसमें इन्होंने बहुत से सब्जेक्ट्स को टच किया, शिक्षा, संस्कृति, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन एंड यूथ, हमारे बॉर्डर को स्ट्रेंथनिंग और उसके साथ साथ सिविलाइजेशन में हमारे रोल्स और ड्यूटीज़, ऐसे सभी सब्जेक्ट्स को इन्होंने टच किया है और उसके बारे में चर्चा की। मुझे यह भी अच्छा लगा जब विनय जी वे फॉरवर्ड की बात रख रहे थे तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ साथ इमोशनल क्वेश्चन और सोशल क्वेश्चन और इसके साथ साथ हमारे जिसे हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उस सब का समग्रता से विचार करने की आवश्यकता है। हम सब लोग जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी, मैं कई बार कहता हूं कि 3 in 1 थे। कोई व्यक्ति सिर्फ लीडर होता है,
कोई व्यक्ति विचारक होता है, कोई व्यक्ति संगठक होता है, लेकिन दीनदयाल जी 3 in 1 थे। He was a leader in his own right, he was a thinker and he was an organizer। इसलिए उन्होंने बहुत कम समय में, और इसीलिए हम सुनते हैं कि कभी गुरुजी भी कहते थे कि हमें ऐसे 4 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं देश में परिवर्तन ले आऊं सभी लोगों को। और हम जानते हैं कि भारतीय जनसंघ को भी उन्होंने कितनी छोटी सी अवधि में एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित किया। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, वो असमय चले गए, लेकिन उन्होंने पार्टी की विचारधारा की बीज बोने का काम किया, और वही हमारी विचारधारा स्थायित्व के रूप में सामने आई, और जिसको हम सब लोग जानते हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब दीनदयाल जी इस बात को प्रतिपादित करने में लगे होंगे, उस समय हमारे ऊपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का बड़ा इम्पैक्ट था, बहुत ज्यादा। पाश्चात्य देश का सोच में, रहन सहन में, कार्यशैली में, सब चीजों में पाश्चात्य जगत का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। यानी अगर कोई विचार की बात की जाए तो वो सोशलिज्म हो, फेबियन सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, ये सब विदेशी धरती से उत्पादित विचारधारा हमारे ऊपर डालने की था। और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भारत को भारतीय सोच को प्रमुखता देकर के ही अपनी विचारधारा बनानी पड़ेगी और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के नाम पर, एकात्म मानववाद के नाम पर इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज से 60 साल पहले 22 अप्रैल से लेकर के मुझे शायद 25 अप्रैल तक की बात थी, जब उन्होंने 4 दिन का व्याख्यान आइडियोलॉजी के ऊपर दिया था। और हम आज 60 साल बाद जब इस तरह के 2 दिन की विचारधारा के लिए ये कार्यशाला, ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सही है। और मैं फिर आयोजकों से और विनय जी से निवेदन करूंगा कि हम यहीं नहीं रुक जाएं कि सेमिनार कर दिया, बल्कि इसको प्रतिपादित करके इस्टेब्लिश तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको रूप देने की आवश्यकता है। दीनदयाल उपाध्याय जी को बहुत कम समय मिला, बहुत कम समय, और उनकी सेवाएं पार्टी को भी बहुत कम समय थी, लेकिन उसमें ही उन्होंने विचारधारा की दृष्टि से, जिसको हम कहते हैं बीजारोपण करने का काम किया, और उन्होंने उसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के साथ जोड़ा। गुरुमूर्ति जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी, लेकिन एक बात मोटा मोटी अगर हम समझें तो भारतीय विचारधारा, भारतीय सोच, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार करने की प्रणाली, इस पर दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत जोर था। हमारी परंपराएं कोई 2 दिन में नहीं बनी, हमारी परंपराएं हजारों साल के एक्सपीरियंसेस से बनी, और उनका राजनीतिक से लेकर के सामाजिक महत्व है, आर्थिक महत्व है। इसलिए हमको आर्थिक दृष्टि से भी अपनी सोच को प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। हमको ये इतना बड़ा देश, अगर 140 करोड़ का देश है, तो इस देश को चलाने के लिए वी कैनॉट बी ए सेंट्रलाइज सिस्टम, वी हैव टू बी ए डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और इसलिए उन्होंने डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बातचीत की। और इसी तरीके से अगर हम कहें तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी उन्होंने बल दिया। मूल बातें जो उनकी सोच में थी, जो आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स कैनॉट बी द स्टैंडर्ड्स विच वी हैव टू अडहर टू, वी हैव टू हैव आवर ओन इंडियन स्टैंडर्ड्स, और हमें भारतीय स्टैंडर्ड्स के ही तरीके से चीजों को समझने की आवश्यकता हो। ये जब दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था तो उस समय ऐसा लगता होगा कि शायद ये असंभव है, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे पैरामीटर्स को इंडियन स्टैंडर्ड्स पर बना करके तैयार कर रहे हैं। ये परिवर्तन आकर के खड़ा है। उसी तरीके से उन्होंने स्वदेशी के बारे में कहा
कि अगर हमको अपनी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो हमको स्वदेशी की तरफ जोर देने की आवश्यकता हो। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम ये कह सकते हैं कि वी आर नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुए हैं। स्वदेशी के तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हम 70,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। आज से 10 साल पहले हम 92% मोबाइल्स एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे। आज हम 97% मोबाइल्स भारत बना रहा है और भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। ये सेकंड लार्जेस्ट इन स्टील हो गए हैं। हम टॉय इंडस्ट्री में, कभी हम गणेश जी भी चाइना से खरीदने लग गए थे, आज हम टॉय इंडस्ट्री में भी तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए हैं, और ऑटोमोबाइल मार्केट में हम तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए हैं। तो एक तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस तो हमने देखी ही, ब्रह्मोस की हमने सक्सेस तो देखी ही, लेकिन हमारा डिफेंस प्रोटेक्शन 1.30 लाख करोड़ का हो गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, और इसीलिए हम हर तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात दीनदयाल जी ने, महेश जी हमारे, मैं जब विद्यार्थी था तो महेश जी हमारे संगठन का काम देखते थे, और दीनदयाल जी पर उस समय से हम आपको अथॉरिटी मानते रहे हैं। तो हमारे यहाँ वामपंथियों का बड़ा प्रभाव था, तो मैं इनसे पूछता था हमारा इकोनॉमिक मॉडल क्या है, हमारा इकोनॉमिक मॉडल क्या है, और महेश जी हमको इकोनॉमिक मॉडल समझाया करते थे। और उसमें भी उनका कहना था कि दीनदयाल जी के इकोनॉमिक मॉडल एक पार्ट है, अकेला नहीं है, इट इज जस्ट वन पार्ट। लेकिन आज अगर हम बात करें, और उस समय जब हमारे को छात्र बोलते थे कि भाई तुम्हारा इकोनॉमिक मॉडल क्या है, हम बोलते थे बताएंगे बताएंगे बताएंगे। लेकिन हमें समझ में आया कि अगर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अंत्योदय से जोड़ते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, तो ये इंटीग्रल मॉडल का इकोनॉमिक मॉडल है। इसको भी हमको समझना चाहिए। जो लोग आर्थिक मॉडल के बड़े चैंपियंस बनते थे वो दुनिया में बिफर गए। दुनिया में, प्रदेशों में तो छोड़ दो, भारत तो डेमोक्रेटिक कंट्री, हमने तो उनको डेमोक्रेसी में सरकार दी थी, वो तो यहां पर बिफर ही गए। लेकिन सही मायने में अगर हम कहें सोशलिज्म की बातचीत करें, अगर हम बात करें समाज की चिंता की बात, तो दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से स्पष्ट था, अंतिम व्यक्ति की चिंता करो। वो कहते थे इकोनॉमी इज नॉट नोन बाय द टॉप पर्सन ऑफ द एट द टॉप ऑफ द लैडर, बट द इकोनॉमी इज नोन बाय द लास्ट मैन इन द लैडर, जो सबसे अंतिम व्यक्ति है। और उन्हीं की प्रेरणा से हम अंत्योदय की तरफ आगे बढ़े, और हम लोगों ने अंत्योदय में कोशिश की कि हम लोगों को राहत दे सके, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके तहत आज ये सरकार काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगे हुए हैं उस काम को करने के लिए। लेकिन जब हम गरीब की बात करते हैं तो सही मायने में गरीब का भला किसने किया? लोगों ने नारे तो लगाए, लेकिन 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। 25 करोड़ पीपल हैव कम अबव दी, आर इन दी कैटेगरी ऑफ अबव पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल थे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर एलपीजी सिलेंडर, अब ये कहना तो आसान है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन की डेवलपमेंट की बात करते थे। कैसा जीवन था हमारे महिलाओं का, हमारी बहनों का? उनको 10 करोड़ से ज्यादा को एलपीजी के सिलेंडर देना, ये भारत के परिवर्तन में, और इसकी भी प्रेरणा हम एकात्म मानववाद से जोड़ेंगे और इकोनॉमिक मॉडल से जोड़ेंगे, और उसके साथ ही हम उसको जोड़ करके देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, आपने भी देखे होंगे, गांव गांव जाओ, कच्चे मकान, खपड़ैल मकान, आज आप धीरे धीरे देख रहे हैं 4 करोड़ पक्के मकान बने, और इस 2029 से पहले 3 करोड़ और पक्के मकान मिलेंगे, और उसमें भी 75% उसकी मलकियत महिलाओं के पास है, 75%। तो आप समझिए कि वेमेन के भी डेवलपमेंट है, और वेमेन के डेवलपमेंट के साथ साथ वह
गरीबों का भी डेवलपमेंट है। स्वच्छता अभियान, टॉयलेट्स की बात कीजिए, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। ये छोटा नंबर है। मतलब भारत की तस्वीर आप देखिए, लोग जो इकोनॉमिक मॉडल की बात करते थे, भारत की तस्वीर देखिए कि 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए बाहर जाया करती थी। उनको अगर इज्जत देने का काम किया तो वो दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरित होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ऐसे में अभी किसान की बात कीजिए, चर्चाएं तो बहुत की सब लोगों ने, किसान, भारत किसानों का देश है, भारत किसानों का देश है, हर नेता किसान नेता बनने लगा। किसानों के लिए किसने काम किया? दीनदयाल जी से प्रेरणा लेकर के हमारे अटल जी ने किया, और बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की तस्वीर और तकदीर बदली। किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ये छोटी संख्या नहीं है। डिस्पोजल 1,35 लाख करोड़ है फसल बीमा योजना में डिस्पोजल। 36 लाख करोड़ रुपए है 19 इंस्टॉलमेंट्स में 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देने का 19 इंस्टॉलमेंट्स दे चुके हैं। कभी सोचा था किसी ने कि इस तरीके से किसानों की सम्मान निधि दी जाएगी हर तीसरे महीने? और 19 इंस्टॉलमेंट दिया जा चुका है। 3.6 लाख करोड़ हैज बीन डिस्पर्स्ड। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। अच्छा, इस 9 करोड़ में भी 2.5 करोड़ बहनें हैं किसान, जिनको किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया है। इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ किसान, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। पंचप्रण में भी जिन बात को हम कहते हैं वो हमारा इमोशनल क्वोशंट भी है, उसमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात भी है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखेंगे। हम कॉलोनियल रूल से बाहर आएंगे, यानी हमारी मानसिकता जो है वो इंडिपेंडेंट स्वदेशी सोच के साथ आगे बढ़ेगी। तो ये सारी बातों को जोड़ने का प्रेरणा अगर हम देखेंगे तो वो हमको, हमारी विचारधारा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। महेश जी एकात्म मानववाद के ज्ञाता हैं, उनसे हम लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं। गुरुमूर्ति जी ने आज उसके बहुत से आयाम को आपके सामने रखा है, उसके सॉफ्ट पावर को भी रखा है। भारत किस तरीके से महान है और भारत किस तरीके से 1.4 बिलियन पीपल को संभाल करके चल रहा है, इसमें बहुत गहरी सोच के साथ ये जो हमारी परंपराओं से, ऋषि मुनियों के अध्ययन से निकली हुई जीवन की शैली रही है, उसमें से निकल करके आया है और उसी को दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखने का प्रयास किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो क्रम आपका चला है, जिसमें PPRC, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, एकात्म मानव दर्शन और हमारे प्रभात प्रकाशन, सभी मिलकर इसको एक कोई स्थायित्व रूप दे, एक परमानेंसी का रूप दे, ताकि, क्योंकि विचारधारा स्थूल नहीं होती, विचारधारा स्टैग्नेंट नहीं होती, विचारधारा हमेशा क्रियाशील रहती है, डायनेमिक रहती है। समय के साथ साथ उसके नए आयाम जुड़ते रहते हैं और उन नए आयामों को परिष्कृत करके अपनी विचारधारा में डाल करके सोचने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। और इसके लिए कोई न कोई हमारी विचारधारा की मैकेनिज्म डेवलप होनी चाहिए। जिस बीज को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोया था, वो पौधे के रूप में आज देश में शासन के माध्यम से प्रयास पूर्वक हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस पौधे को विशालकाय पेड़ भी बनना है, क्योंकि हमें सिर्फ भारत को ही दृष्टि नहीं देनी है, हमको दुनिया को भी दृष्टि देनी है और इसके लिए इस पर स्थायित्व लाने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे और मैं इस प्रयास के लिए फिर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बढ़ती अगली खबर क्या? देश के 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना का कहर। दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। भारत के 27 राज्यों व केंद्र शासित
प्रदेशों में पहुंच चुका है। इस वक्त देश में कोरोना के कुल 3,758 एक्टिव मामले हैं। शुक्रवार और शनिवार के बीच 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 383 लोग स्वस्थ हुए हैं। ये सभी आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जून को देश में कोविड के 3,758 एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। बीते रोज 263 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। पिछले हफ्ते की तुलना में कोरोना वायरस के केस में 1200% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2019 की तरह केरल में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ फिलहाल 1400 कोरोना के एक्टिव केस है। सिर्फ एक यहाँ 64 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केरल के बाद दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे अधिक कोविड-19 के केस सामने आए। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर। मणिपुर में देवदूत बनी सेना। देश में मानसून की दस्तक के बाद से कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। बारिश के कारण पूर्वोत्तर के कई राज्य बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम में भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और इसके कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में इन राज्यों के लोगों के लिए भारतीय सेना देवदूत बनकर पहुंची है। हजारों की संख्या में सेना ने लोगों को रेस्क्यू किया। वहीं भारतीय वायुसेना भी लोगों की जान बचाने के अभियान में जुटी हुई है। मणिपुर में भारतीय सेना बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चला रही है। यहाँ पर बाढ़ प्रभावित लोगों की सेना मदद कर रही है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। I am the Engineer Task Force Commander here who is operating jointly as part of Indian Army and the Assam Rifle Columns, please. Your name, please? I am Colonel Gunrat Bhivgade. So, how is the process going on about this rescue and operation that has been done since the torrential rain has affected in the major part of the Imphal region? We were closely monitoring the situation as soon as the rains started becoming severe, and since also we were adequately prepared, we had carried out joint trainings and the coordination with civil administration. So as the news of waterlogging and emerging floods reached us, we quickly responded along with the Assam Rifle Columns, and we reached affected areas, and we had started these operations yesterday, so it is now continuous 48 hours, and our troops are committed on ground trying to reach out people and help them out and evacuate them to safer places. So since yesterday, how many has been evacuated from your point? As of now, we are trying to reach out to everyone. Of course, we are totally committed into our operations, and as far as yesterday's report, more than 1,000 people, and of course today also we are totally committed. Our focus remains on reaching out to the affected people and the people who actually require the help. So we will reach out to everyone and whosoever is stranded and who require the Army's assistance and help. So from the Army Engineering Corps, you see, from which area now, as for your coverage of your operation, where are the places, specific places where you have started your operation? Initially, we were monitoring, as we were monitoring the situation, the Imphal River started flowing above the danger level, and of course, the areas around Imphal came under the waterlogging and flooding. So all these affected areas were mapped and they were earmarked. The columns were given the responsibilities and AORs, and that is how we have responded. So far, we have rescued approximately a strength of 1,500 persons from Imphal East and West location. A total of 8 columns and 4 reserve columns are there, which are there deployed on ground and helping the people here. So after your observation during your operation, we wanted to know where are the severe locations where this more flooding, inundation of water is taking place? Actually, it is because of the various reasons that the bunds or the floods are taking place. But I want to tell you one thing, that this time the preparation were more robust and adequate preparation had been carried out. That's why the impact what the Imphal had seen in last year 2024, the condition was not that severe.
So people are there on ground, and they are seeking the assistance, and we are helping them on ground. And when we really look into the physical existence about these breaches that has been taking place, of the river banks, you see there is no immediate solution for the right being for the time being, though hard effort is being in order to close that breach area. So how will it take this if you really believe? As the first effort of the force on ground is to rescue the people, subsequently we'll be carrying out the distribution of the relief material in addition to distribution of the medical packages also by conducting various medical camps in the affected area. Thirdly, we will also be helping the state administration in carrying out or closing these breaches on ground. There are 3 to 4 locations wherein these breaches have taken place, so they will be subsequently closed in coming days as the weather will improve. बढ़ते अगली खबर क्या, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव निर्माता, रेल कार्गो में दूसरे स्थान। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। नेशनल ट्रांसपोर्टर कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा रेल मंत्रालय भारत को दुनिया के अग्रणी रेलवे निर्यातकों में स्थान दिलाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। इस बीच भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव निर्माता बनकर उभरा है। 30 मई को CII के एक इवेंट में बोलते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि देश ने पिछले साल 1600 लोकोमोटिव का प्रोडक्शन किया, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक उत्पादन आंकड़ा है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हम पिछले साल 1600 लोकोमोटिव का उत्पादन करके दुनिया के सबसे बड़े लोकोमोटिव निर्माता बन गए हैं, जो अमेरिका, यूरोप और जापान के संयुक्त उत्पादन से भी अधिक है। हम दुनिया के सबसे आधुनिक लोकोमोटिव का उत्पादन करने के लिए नई तकनीकें भी ला रहे हैं। We have also become world's largest locomotive manufacturer. Today our locomotive manufacturing is 1,600 locomotives produced in the last year, and that is more than the combined production of US, Europe and Japan. इन तीनों का मिला के अगर प्रोडक्शन देखें तो उससे ज़्यादा अपना, और अपने को रिक्वायरमेंट भी है, बिकॉज वी आर वेरी रैपिडली एक्सपैंडिंग, रैपिडली ग्रोइंग। वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। अभी आपने दाहोद का देखा होगा लोकोमोटिव, विच इज़ by far world's most modern locomotive in the world, so it's very advanced features are there. बढ़ते अगली खबर की ओर, पंजाब किंग्स के फाइनल में पहुंची तो खुशी से झूम उठी प्रीति जिंटा। पंजाब किंग्स ने IPL 2025 के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की 87 रनों की पारी के बदौलत 19वें ओवर में इस मुकाबले को जीत लिया। वहीं पंजाब किंग्स 2014 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। श्रेयस अय्यर के विजयी छक्का लगाते ही प्रीति जिंटा खुशी से अपने सीट पर उछलने लगी और तालियां बजाने लगी। टीम को फाइनल में पहुंचाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। प्रीति जिंटा के लिए ये मौका 10 साल बाद आया है। जिंटा के जश्न का वीडियो IPL नेक्स्ट पर शेयर किया है। उनका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। Bang! Away she goes! Gets the Punjab Kings into the final of the IPL 2025. The second final for them in 18 years. And it'll be a battle of reds come Tuesday night in what should be a spectacular final where you will have a new winner for sure. बढ़ती अगली खबर की ओर, महिला का ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर चप्पल से हमला, झगड़ा बना फायर। बेंगलुरु में एक महिला द्वारा ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर चप्पल से हमला करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और कई यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी।
वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला और ड्राइवर के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही है। अचानक महिला ने अपनी चप्पल निकालकर ड्राइवर पर हमला कर दिया। यह दृश्य न केवल चौंकाने वाला था बल्कि कई लोगों के लिए मनोरंजक भी साबित हुआ। ಹೊಡಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದಿರೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಬೇಡ ಆಗೋದು ಅವರು ಭಯ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಹೀಗಾಗಿದೆ ಹೊಡಿವಾಗ ಭಯ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾತಾಡಕೂಡ್ದು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಪ್ಪು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬರೀ ಇವ್ರೆ ಬಾಮ ನೀನು ಬಾಮ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಮ ಅಕ್ಕ ಹೋಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ ಆ ಕಡೆ ಶೆಟ್ರ ನೀನ್ ನಿಂತ್ಕಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕವ್ರು ನಿಲ್ಸ್ಕೊ ಅಣ್ಣ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಚಾಲಕರಿಗೂ ಬರ್ಪಾಯ್ತು ಬರ್ರಿ We were passing by. We were passing by and an incident happened. It was not an intentional thing which we did. So I apologize and I'm pregnant. I also got a joke. So that is what I was thinking, that if I got a miscarriage, so what will happen? So there's no hatred for the Kannadigas people or the Kannada language. Or auto drivers. We love Bangalore, we love the culture, we love the people. I apologize. Since 3 years. And we apologize. 3 साल से रह रहे हैं, हम लोग को बहुत पसंद आता है। हम लोग अपने होम टाउन जाना नहीं पसंद करते So क्योंकि there हम is लोग को nothing वहाँ पे हम wrong. लोग को नहीं अच्छा लगता। So whatever has happened, हम लोग we apologize. क्या? We respect every auto driver, cab driver और BMTC driver. See, it's like brother. You don't feel like that. हमारे यहाँ No. You come. See, he is like your brother and your sister. You don't feel like that. Sorry. ಕನ್ನಡ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ತರ ಮಂಡಿ ಊರಿಗೆ ಈರಣ್ಣ ಆಯ್ತು ನನಗ್ ನೋವಾಗಿರೋದು ಈರಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಂಗ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಮರಾಗೈತೆ ನನಗೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಜನಕರು ಮಂಡಿ ಊರು ಸಂಘಟನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎನಿಮಲ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಜನಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂಡಿ ಊರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಚಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಈ ತರ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳೋರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇನ್ನೊಂದು जो बोला ना क्या तेरा औकात है करके, ये बेंचो ये मेरा औकात है। बोला ना औकात का बोला ना औकात का, ये कर्नाटक वाला औकात है, ये पूरी तैयार देखा
ಅಷ್ಟು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 3 ಜನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಚಾವು कंप्लेंट आगिಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನೇ बढ़ते अगली खबर की ओर। उनके बिना कोई राजनीतिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती। महबूबा मुफ्ती ने दिए कश्मीरी पंडितों की वापसी पर जोर। महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी और अमरनाथ यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पंडितों के लिए राजनीतिक आरक्षण, पीएम पैकेज, कर्मचारियों की तबादले की प्रक्रिया में सुधार और जेल में बंद व्यक्तियों की रिहाई की मांग की। उन्होंने अमरनाथ यात्रा में कश्मीरी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया और उमर अब्दुल्ला से मध्यस्थता करने का आग्रह किया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी और अमरनाथ यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीरी पंडितों का स्वागत करने के लिए मेला खीर भवानी जाऊंगी और यह राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी किया जाना चाहिए। सारे कश्मीरी इस वक्त कंसर्न है कि जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके बाद यात्रा को लेके हम चाहते हैं कि आप तो सिक्योरिटी तो आप अपनी रखेंगे, वो तो जरूरी है, मगर कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि वो यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले इस तरह, सो दैट दे मेक इट वेरी सेफ। जो उसमें वो कर सकते हैं उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने भी कहा उनको कि आप हमें बताइए कि एज अ पार्टी हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट जो हमारी रही है रिवायत सैकड़ों सालों से जो यात्री आए हैं कश्मीरियों ने उनको गले लगाया है, अपने कंधों पे उठाया है, हम चाहते हैं वो यात्रा उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई खौफ नहीं हो, डर नहीं हो। और तीसरा मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि ईद आने वाली है, तो ऐसे में जेलों में जो हमारे नौजवान हैं जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ज्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। और साथ ही अगर जो बाहर की जेलों में उनको यहाँ कश्मीर शिफ्ट किया जाए तो यहाँ के लोगों को, उनके माँ बाप को उनके साथ मिलने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमने कुछ बातें कही उनसे, बिकॉज हम जैसे मैंने पहले कहा पीडीपी समझती किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को जो हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से चले, कि जम्मू कश्मीर एक पुल बने दोस्ती का, पीस का, उसमें जब तक कश्मीरी पंडित का पार्टिसिपेशन नहीं होता और यहाँ आके पार्टिसिपेशन नहीं होता है, मुझे लगता है वो तब तक नामुकम्मल है। बाबा जी कल भी एक बढ़ते अगली खबर की ओर। अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी ज्ञान सेकरन को 30 साल की सजा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप मामले में महिला कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। अदालत ने दोषी ज्ञान शेखरन को 30 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यहाँ साल 2024 के दिसंबर महीने में यूनिवर्सिटी का 19 वर्षीय छात्रा के साथ कैंपस में ही बिरयानी बेचने वाले शख्स ने रेप किया। जज राजलक्ष्मी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा आज 2 जून फैसला सुनाया। चेन्नई महिला अदालत की तरफ से अन्ना विश्वविद्यालय रेप केस में आरोपी ज्ञान सेकरन को कम से कम 30 साल के लिए आजीवन कारावास और 90,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाए जाने पर आरोपी के वकील BR जयप्रकाश नारायणन ने कहा है कि अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय बलात्कार मामले में ज्ञान सेकरन को सभी 11 धाराओं में आरोपी पाया। The accused in the Anna University rape case in all the 11 sections. So judgment was declared in the last week and the punishment details are given today. And in all the 11 sections except for 3 sections which gives them 10 years punishment and one section she has given about 30 years without remission. 64 subclass 2 she has subclass 1 she has given she has imposed imprisonment of 30 years without remission, and she has also imposed a fine of totally of rupees 90,000, and this fine amount has to be given to the victim. So this is the verdict today, and there is a chance for us for a better appeal. After getting documents from the court, we'll appeal before appropriate.
बढ़ती अगली खबर क्या, गोवा कांग्रेस के बैनर से मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो गायब। एक पोस्टर को लेकर कांग्रेस फिर आलोचना के केंद्र में आ गई है। कांग्रेस की गोवा प्रदेश इकाई की ओर से 30 मई को गोवा स्थापना दिवस के अवसर पर पणजी में एक बैठक आयोजित की गई थी। इससे पहले उसने नवेली में होने वाली एक सार्वजनिक बैठक रद्द कर दी थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल होना था। कार्यक्रम के दौरान एक बैनर लगाया गया जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गोवा पार्टी प्रमुख अमित पाटकर और विपक्ष के नेता यूरी अलेबाव की तस्वीरें लगी थी, लेकिन इसमें खड़गे की तस्वीर गायब थी। इस पर गोवा बीजेपी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल पर बैनर की एक फोटो पोस्ट की, साथ ही यह भी दावा करते हुए लिखा कि कांग्रेस ने अपने दलित अध्यक्ष का अपमान किया है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के आधिकारिक गोवा स्थापना दिवस से जुड़े बैनर से मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर जानबूझकर हटा दी गई है। यह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान है। बढ़ती खबर क्या, बहराइच जिस दरगाह मेला पर रोक, वही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष ने चढ़ाई चादर। जिस सलार मसूद गाजी को सीएम योगी ने आक्रांता बताया था, उसी की मजार पर जाकर शुक्रवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने चादर चढ़ाई। हालांकि इस मौके पर उन्होंने खुद को श्री राम का वंशज भी बताया। जमाल सिद्दीकी शुक्रवार को शहर स्थित सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पहुंचे और चादर चढ़ाकर जियारत की। मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि एक्शन सिर्फ उन अवैध मदरसों के खिलाफ हो रहा है जो चंदा लेकर बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले सनातन था, इस्लाम बाद में आया है, इसीलिए हम सभी श्री राम के वंशज हैं। नहीं, मुझे हमेशा गर्व है इस बात का कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ। सब जानते हैं कि भारत में पहले सनातन था, बाद में इस्लाम आया, हम मुसलमान हुए। हमने अपनी पूजा पद्धति बदली, लेकिन हमारी संस्कृति वही है। आज जो सालार साहब का, गाजी साहब का, गाजी बाबा का जो ये उर्स हो रहा है, ये भारतीय संस्कृति की देन है। आप जाकर देखेंगे सऊदी अरबिया में उर्स नहीं होता है। तो हम अपनी संस्कृति को मानते हैं, हम अपने पूर्वज को मानते हैं, हम मुसलमान हैं, इससे हमें इस बात पर गर्व है। हम भारतीय हैं, इस पर हमें डबल गर्व है। क्या सभी मुसलमान प्रभु श्री राम के वंशज हैं, ऐसा आपने बयान दिया था? भी जब पहले सनातन था, पहले यहाँ हिंदू धर्म था और हम बाद में कन्वर्ट हुए, ऐसे 2, 4, 10 लोग ही होंगे जो बाहर से आए हैं। हम सब यहीं के हैं। तो मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ, और मुझे लगता है कि हर देशवासी को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। हजरत सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर क्या कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देश के सभी भाई बहनों को हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के पावन पर्व पर बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने, और उनकी पुलिस को भी बधाई दूंगा कि हमारे पुलिस के नौजवानों ने भी ऐसे कठिन समय में, जब देश पर पाकिस्तान हमला कर रहा था, देश में इमरजेंसी का माहौल था, ऐसे कठिन समय में बहुत शानदार तरीके से गाजी बाबा के उर्स को संपन्न करवा रहे। सारे श्रद्धालु आकर यहाँ अपने अकीदत के फूल और चादर पेश कर रहे। ये यकीनन बधाई का मामला है। मुझे सौभाग्य है कि मैं आज अपने पिता श्री अनवर सिद्दीकी के साथ में यहाँ आया हूँ। मैं जब 6 महीने का था तब से यहाँ आता था। और विधायक हैं रणवीर सिंह पठानिया, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है एयरफोर्स को लेकर के। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया जा रहा था, एयरफोर्स के जो स्टेशन है वहां पर एयरफोर्स के सैनिक सो रहे थे। मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूं। ये जो बयान है, ये उन्होंने भांग पी के दिया है कि नशा करके दिया, मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक तरफ जहां सभी दल के लोग हमारे सैनिकों पर गर्व कर रहे हैं, सर्वदलीय संसदों की टीम दुनिया भर में हमारे सैनिकों के शौर्य के बखान कर रही है, पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है। ऐसे में ये गैर जिम्मेदाराना बयान देकर वो कहीं ना कहीं सैनिकों की बदनामी कर रहे हैं, देश की बदनामी कर रहे हैं। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।